बीए द्वितीय वर्ष, विषय इतिहास, द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास और आपका विषय चल रहा है राजपूत मुगल सहयोग नीति, बीकानेर के राजा राय सिंह के विशेष संदर्भ में। इससे पहले आप लोग बीकानेर राज्य के बारे में, उसकी स्थापना और उसके राजा कल्याणमल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको बताया गया कि कल्याणमल ने 1570 ईस्वी में अकबर की अधीनता को स्वीकार कर उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इसी सिलसिले में कल्याणमल का पुत्र राय सिंह शाही सेवा के अंतर्गत आ गया। बीकानेर के राजा राय सिंह का समय है 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1574 एडी में वह बीकानेर का राजा बना और 1612 एडी तक अपनी मृत्यु पर्यंत बीकानेर का राजा बना रहा। राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था और 1570 ईस्वी में अकबर ने उसे अपना शाही मनसबदार बनाया। 1574 ईस्वी में जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो पिता की मृत्यु के बाद बीकानेर के सिंहासन पर बैठा और साथ ही उसने महाराजा और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इससे पहले तक बीकानेर के राठौर राजा राव कहलाते थे, लेकिन राय सिंह के समय से महाराज या राजा कहलाए जाने लगे। राय सिंह ने अपनी योग्यता और अपनी विजयों से मुगल साम्राज्य के विस्तार और संगठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बात करते हैं हम राय सिंह और अकबर की। अकबर ने 1570 ईस्वी में उसे शाही सेवा के अंतर्गत लिया था और उसके बाद से ही 1612 ईस्वी तक राय सिंह मुगल मनसबदार के रूप में उसने अपनी सेवाएं दी। राय सिंह जब बीकानेर का राजा बना तो बीकानेर के राजा के समय उस समय में राजस्थान की राजनीतिक स्थिति हलचलपूर्ण थी। मेवाड़ के महाराणा प्रताप, सिरोही का राव सुरतार और जालौर का ताज खां मुगलों के विरुद्ध संघर्षरत थे। राठौड़ों के दूसरे राज्य मारवाड़ में भी अशांति फैली हुई थी और राव मालदेव ने अपने बड़े बेटे राम सिंह को जोधपुर से निकाल दिया था। छोटे बेटे उदय सिंह को फलौदी की जागीर देकर उसे भी उत्तराधिकार से दूर रखने की कोशिश की और अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। जब 1562 ईस्वी में राव मालदेव की मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के बाद चंद्रसेन मारवाड़ का राजा बना। राम सिंह और उदय सिंह के उकसाने पर मारवाड़ के कई सरदार चंद्रसेन से संबंध छोड़कर अलग हो गए, जिससे मारवाड़ में अशांति व्याप्त हो गई। राजस्थान के पड़ोसी गुजरात में भी अफगान और मुगल विरोधी अमीरों का संघर्ष चल रहा था, इसलिए वहाँ भी अव्यवस्था फैल रही थी और ऐसे समय में राय सिंह को पूरा अवसर प्राप्त हुआ अपनी योग्यता और कुशलता का, वीरता का प्रदर्शन करने का और इसका परिणाम हुआ कि उसे अकबर का विश्वास हासिल हो गया। राय सिंह ने अकबर के अधीन क्या कार्य किए? सबसे पहला, जोधपुर के प्रशासक के रूप में। जब रावचंद्र सेन और उसके भाइयों के मध्य संघर्ष शुरू हुआ तो राम सिंह और रायमल परास्त होकर भाग खड़े हुए, लेकिन उदय सिंह ने पराजित होने के बाद भी फलौदी आकर पुनः संघर्ष की तैयारी की। 1564 ईस्वी के आसपास राम सिंह चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर के दरबार में पहुंच गया और उससे जोधपुर दिलाने की सहायता मांगी। अकबर ऐसे ही किसी अवसर की ताक में था और अकबर ने इसका लाभ उठाना चाहा। उसने राम सिंह को आश्रय दिया लेकिन आश्वासन नहीं दिया और अजमेर के मुगल सूबेदार हुसैन कुली खां को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। मुगल सेना ने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया और रावचंद्र सेन पराजित होकर भादरा जून की तरफ चला गया। 1570 ईस्वी में जब अकबर ने नागौर में अपना शिविर लगाया तब उसी समय में अनेक राजस्थान के राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ऐसे ही समय में रावचंद्र सेन, उदय सिंह ये भी अकबर के दरबार में उपस्थित हुए। अकबर ने चंद्रसेन को झुकाने के लिए उसके भाइयों को जागीरें प्रदान कर उन्हें अपना अनुयायी बना लिया। चंद्रसेन को अकबर का व्यवहार अच्छा नहीं लगा और चंद्रसेन चुपचाप शाही दरबार छोड़कर नागौर चला गया। अकबर ने एक सेना भादरा जून पर भेजकर भादरा जून पर अधिकार कर लिया और राव चंद्रसेन को सिवाड़ा की पहाड़ियों में भागना पड़ा।
इसी समय गुजरात में भी अव्यवस्था हो गई। अकबर ने गुजरात विजय के लिए जब फतेहपुर सीकरी से प्रस्थान किया तो अजमेर आया और यहाँ उसे पता चला कि सिरोही का राजा राणा प्रताप से मिलकर गुजराती क्षेत्रों में उपद्रव मचा रहा है और इधर चंद्रसेन ने भी शाही सेना के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रखी हैं। अतः अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया और उसे यह कहा कि मार्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राय सिंह की है। आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा का भार भी इस समय में राय सिंह को दिया गया। इस क्षेत्र के स्थानीय शाही जमींदारों को राय सिंह की सहायता करने के आदेश दिए गए। राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किए जाने का उल्लेख फारसी तवारीखों में मिलता है, लेकिन कब तक उसे बनाया गया ये नहीं पता चलता। ये माना जाता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अकबर द्वारा राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करना और राजधानी के आसपास की सुरक्षा की जिम्मेदारी देना ये बताता है कि राय सिंह अकबर का विश्वस्त बन चुका था। जब गुजरात में मुगल सेना पहुंची तो इब्राहिम मिर्जा को इतना परेशान किया गया कि वो नागौर आ गया और उसने नागौर दुर्ग का घेरा डाल दिया। नागौर की व्यवस्था इस समय में फर्रुख खां के पास थी और कुंवर राय सिंह को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वो नागौर की ओर बढ़ा। राय सिंह के आने की सूचना जब मिर्जा इब्राहिम को मिली तो वो नागौर से हट गया और राय सिंह ने उसका पीछा कर कठौली नामक गांव पर उसे घेर लिया और इब्राहिम जो था वो युद्ध में पराजित होकर भाग गया। इस प्रकार से राय सिंह को जो जिम्मेदारी अकबर ने सौंपी, राय सिंह ने उसे भली भांति निर्वाह किया। इसके पश्चात गुजरात अभियान पर गुजरात में अभी अकबर का सहयोग किया। गुजरात में अभी मुगल सत्ता सुदृढ़ नहीं हो पाई थी। विद्रोहियों का एक नेता था जिसका नाम था इख्तियार उल मुल्क, ईडर के राजा नारायण दास और शेर खां फलौदी के पुत्रों के साथ भावी संघर्ष की तैयारियों में जुटा हुआ था। मोहम्मद हुसैन मिर्जा भी इख्तियार उल मुल्क से मिल गया। अब ऐसे में गुजरात के मुगल सूबेदार ने अकबर से सैनिक सहायता भिजवाने की प्रार्थना की। अकबर स्वयं जब चलने लगा तो अकबर ने स्वयं चलने के साथ साथ ही अकबर ने राय सिंह को भी अपने साथ लिया और ऐसे में जब गुजरात में यह युद्ध हुआ जिसमें मिर्जा पराजित हुआ तो राय सिंह ने भी अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। मिर्जा हुसैन को राय सिंह की देखरेख में ही अकबर ने रखा था। राय सिंह और भगवंत दास के इशारे पर ही मिर्जा हुसैन को मार दिया गया था। ये कहा जाता है कि अकबर राय सिंह की वीरता से अत्यधिक प्रसन्न हुआ था और बीकानेर के राठौड़ों के साथ संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राय सिंह की पुत्री का विवाह उसके पुत्र सलीम के साथ किया गया और इसी विवाह के परिणाम स्वरूप सलीम के पुत्र परवेज का जन्म हुआ था। अब इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध भी राय सिंह को अकबर ने नियुक्त किया। जब जोधपुर से राव चंद्रसेन को खदेड़ा गया तो वह दक्षिणी मारवाड़ में आ गया और वहां अपनी शक्ति को संगठित करने लगा। अकबर को जब इसकी सूचना मिली तो उसने 1574 ईस्वी में राय सिंह को चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा और राय सिंह के साथ शाह कुली महरम, सिमाल खां, केशवदास, जगतराज आदि सरदारों को भी भेज दिया गया। राय सिंह ने राव चंद्रसेन के समर्थक सरदारों को उनके केंद्रों से बाहर निकालने की योजना बनाई जिससे चंद्रसेन की स्थिति कमजोर हो जाए और इसलिए सोजत पर आक्रमण किया। सोजत पर चंद्रसेन का भतीजा कल्ला था जो कि यहाँ केंद्र बना रहा था। कल्ला शाही सेना के आते ही सिरयारी की पहाड़ियों में चला गया और जब शाही सेना ने सिरयारी की पहाड़ियों पर आक्रमण किया तो वो गोरम पहाड़ों में छुप गया और यहाँ भी जब उसका पीछा किया गया तो कल्ला ने आत्मसमर्पण कर दिया और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। छोटे छोटे राठौर सरदारों को भी क्षमा करके शाही सेवा में नियुक्त कर दिया गया। अब ऐसे में इसके पश्चात शाही सेना सिवाड़ा की ओर बढ़ी। सिवाड़ा में जाते हुए रास्ते में चंद्रसेन के सरदार सुखराज ने शाही सेना का सामना करने का प्रयत्न किया, लेकिन मुगल सेना अधिक थी और इसीलिए जो सुखराज था वो अधिक कुशलतापूर्वक उनका सामना नहीं कर पाया। शाही सेना सिवाड़ा दुर्ग की ओर आ गई और यहाँ दुर्ग की सुरक्षा का भार चंद्रसेन ने राठौर पत्ता और मोहंता पत्ता नामक सेनानायकों को दिया और स्वयं पहाड़ों की ओर चला गया ताकि छापा मार पद्धति से शाही सेना को परास्त करे। शाही सेना ने 2 वर्ष तक सिवाड़ा दुर्ग का घेरा डाला, लेकिन तोपों की कमी के कारण दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाई और साथ ही चंद्रसेन ने छापामार प्रणाली से भी शाही सेना को परेशान कर रखा था।
जनवरी 1575 में राय सिंह ने सम्राट से और अधिक सैनिक सहायता की याचना की। तब अकबर ने उसके लिए शाही सेना भेजी, लेकिन सिवाना दुर्ग को लेने में वो असफल रहे और इसीलिए राय सिंह अपनी पहली असफलता के कारण अकबर की नज़रों से गिर गया। उनको वापस बुला लिया गया और उनके स्थान पर शाहबाज खां को 1576 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर के लिए भेजा गया। शाहबाज खां ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया, जिससे चंद्रसेन की शक्ति कमजोर हो गई। अकबर के गुजरात अभियान के समय जालौर के ताज खां और सिरोही के राव सुल्तान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों फिर से स्वतंत्र हो गए और राणा प्रताप के साथ मिलकर मुगल सत्ता को चुनौती देने लगे। अकबर कटिबद्ध था कि किसी भी प्रकार से राणा प्रताप को भी अपने झंडे के नीचे लेकर आना है और इसके लिए जरूरी था कि जालौर और सिरोही के सहयोग को उससे दूर रखा जाए, और इसीलिए उसने राय सिंह के साथ एक शाही सेना भेजी कि किसी भी प्रकार से उन्हें अपने अधीन लाया जाए। शाही सेना जालौर पहुंची। ताज खां ने शाही अधीनता को स्वीकार कर लिया। तब शाही सेना सिरोही गई और राव सुल्तान ने भी आसानी से मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ताज खां और राव सुल्तान दोनों अकबर के दरबार में उपस्थित हुए। राय सिंह और सैयद हासिम दोनों को नाडौल में ठहराकर विद्रोहियों का दमन करने और राणा प्रताप के विरुद्ध जाने वाले मार्गों की नाकेबंदी करने के लिए चले गए। राव सुल्तान शाही दरबार में उपस्थित तो हो गया, लेकिन मुगलों की अधीनता से उकता गया और बिना अकबर की आज्ञा लिए शाही दरबार को छोड़कर सिरोही चला गया, जिससे अकबर राव सुल्तान से क्रोधित हो गया और उसने राय सिंह और सैयद हासिम आदि सेनानायकों को सिरोही पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। राय सिंह ने सिरोही दुर्ग को घेर लिया, लेकिन राव सुल्तान पहले ही दुर्ग को छोड़कर माउंट आबू चला गया था। सिरोही पर राय सिंह ने अधिकार कर लिया और राय सिंह आबू की ओर बढ़ा। आबू पर भी घेरा डाला और राव सुल्तान ने फिर से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और आबू का दुर्ग राय सिंह को सौंप दिया। राय सिंह ने आबू में भी अपने विश्वस्त अधिकारियों को नियुक्त किया और राव सुल्तान को अपने साथ लेकर अकबर की देव सेवा में उपस्थित हुआ। राय सिंह के कहने पर अकबर ने राव सुल्तान को क्षमा करते हुए उसको अपनी अधीनता में रख लिया, लेकिन इस अवसर पर 1577 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह की कुशलताओं और उसके कार्यों से प्रसन्न होकर उसका मनसब बढ़ा दिया और साथ ही उसे 51 परगने जागीर के रूप में भी प्रदान किए। इसके पश्चात अकबर ने राय सिंह को उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर की सुरक्षा का दायित्व सौंपा। 1581 ईस्वी में अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम, जो काबुल का राजा था, उसने सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करने की योजना बनाई और इसी समय बंगाल और बिहार में भी अकबर के विरुद्ध अफगानों का विद्रोह चल रहा था और मिर्जा हकीम को यह समय उपयुक्त लगा अकबर पर आक्रमण करने के लिए। 1580 में अकबर ने सिंध प्रदेश की व्यवस्था आमेर के मानसिंह को सौंप दी थी। मानसिंह के विरुद्ध मिर्जा हकीम ने अपना सेनानायक शादमान सिंध प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन मानसिंह ने उसे परास्त कर दिया। अब अकबर को यह अनुमान था कि मिर्जा हकीम स्वयं आक्रमण करेगा और इसीलिए अकबर ने राय सिंह को जगन्नाथ, कछवाहा आदि सरदारों के साथ पंजाब की तरफ आगे बढ़ने को कहा और स्वयं भी सेना सहित वहां आ गया। 6 फरवरी 1581 को मिर्जा हकीम पंजाब आ गया, लेकिन अकबर के आने की सूचना मिलते ही काबुल लौट गया। अकबर ने मिर्जा हकीम को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ, तो अकबर ने राय सिंह आदि अधिकारियों को पेशावर की तरफ कूच करने का आदेश दिया। 30 जुलाई 1581 ईस्वी को मिर्जा हकीम ने राय सिंह की सेना पर आक्रमण किया, लेकिन शाही सेना से परास्त होकर भाग गया। 10 अगस्त 1581 को अकबर ने काबुल पर के किले में प्रवेश किया। मिर्जा हकीम ने आत्मसमर्पण कर दिया और अकबर ने मिर्जा को क्षमा करते हुए काबुल का राज्य पुनः लौटा दिया। लौटते समय अकबर राय सिंह को मानसिंह की सहायता के लिए पंजाब में नियुक्त कर गया। कुछ दिनों बाद अकबर ने राय सिंह को सोरठ की ओर जाने का आदेश दिया। मार्ग में ही जब राव सुल्तान ने अपने विद्रोही बीजा देवड़ा के विरुद्ध राय सिंह से सहायता की याचना की, तो राय सिंह ने इस शर्त पर सहायता देना स्वीकार किया कि सुल्तान अपना आधा राज्य राय सिंह को दे देगा। सुल्तान ने उसकी शर्त को मान लिया
और राय सिंह ने बीजा देवड़ा का दमन कर दिया और सिरोही का आधा राज्य इसे प्राप्त हो गया। अब राव सुल्तान जो था उसकी स्थिति बहुत अधिक कमजोर हो गई। इधर 1582 ईस्वी में बंगाल में विद्रोहियों की शक्ति काफी बढ़ गई। ख्वाजा शमसुद्दीन ने शाही सेवा को परास्त किया और कुछ दिनों बाद उन्होंने राजा तोडरमल के नेतृत्व में शाही सेना को पुनः पराजित किया। उड़ीसा के अफगानों ने भी कतलू खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और इन सब की वजह से मुगल सेना जो थी वो वहां कमजोर होने लगी। अतः अकबर ने राय सिंह को अपनी सेना सहित खाने आजम की सहायता को भेजा। राय सिंह की सहायता से खाने आजम ने बंगाल और उड़ीसा में शांति और व्यवस्था स्थापित की। 1585 ईस्वी में बलूचिस्तान में भी बलूचियों ने विद्रोह कर दिया। अब ऐसे में राय सिंह को वहां भेजा गया और राय सिंह के दबाव में अनेक बलूची सरदारों ने आत्मसमर्पण कर दिया। राय सिंह उन बलूची सरदारों को लेकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। अकबर ने उन्हें क्षमा करते हुए उनकी जागीरें लौटा दी और राय सिंह को लखीपुर जागीर के बदले में हिसार फिरोजा सरकार में भटनेर का परगना प्रदान किया गया। 1586 ईस्वी में राय सिंह को आमेर के भगवंत दास के साथ लाहौर में नियुक्त किया गया। राय सिंह चूंकि एक लंबे समय से मुगल साम्राज्य की निष्ठापूर्वक सेवा कर रहा था तो इसका फायदा उसके छोटे भाई अमर सिंह ने उठाया और वो विद्रोही बन गया। उसने मुगल इलाकों में लूटमार की, लेकिन एक युद्ध में वह मारा गया। अमर सिंह का पुत्र केशोदास भी विद्रोही हो गया और उसने कमरबेक नामक अधिकारी को मार डाला, लेकिन बाद में नौशहरा नामक स्थान पर केशोदास को राय सिंह और के कुछ सरदारों और अब्दुल रहीम खान खाना ने घेर लिया और वह भी अपने पुत्रों सहित मारा गया। हालांकि राय सिंह के छोटे भाई यानी कि संबंधियों ने विद्रोह किया, लेकिन अकबर के समक्ष उसका जो विश्वास था वो कम नहीं हुआ। अकबर कांधार जीतना चाहता था और इसीलिए जब उसने कांधार अभियान के लिए भेजा तो कांधार अभियान के लिए राय सिंह को भी अपनी सेना सहित अब्दुल रहीम खान खाना की सहायता के लिए आदेश दिया। इस समय राय सिंह 4 हजारी मनसबदार था और खान खाना राय सिंह की मदद से ही जानी बेग को पराजित कर ठट्टा के दुर्ग पर अधिकार कर पाया। इसके पश्चात अकबर ने राय सिंह को दक्षिण भारत के लिए नियुक्त किया। अहमदनगर के जो निजाम शाह थे, अहमदनगर पर यानी कि दक्षिण भारत पर अकबर अपना अधिकार करना चाहता था, लेकिन अहमदनगर की जो स्थिति थी उनकी आंतरिक अशांति का लाभ मुगल सत्ता को इस समय में प्राप्त हुआ। 1593 ईस्वी में अकबर ने अपने पुत्र मुराद को अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा और उसकी सहायता के लिए राय सिंह को भी नियुक्त किया। इसी बीच अहमदनगर में आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया और जिसका नेतृत्व राजा बुरहानुद्दीन की बहन चांद बीबी ने बुरहानुद्दीन के पुत्र इब्राहिम के शिशु पुत्र बहादुर को सिंहासन पर बिठाकर अपने नियंत्रण में करने का प्रयत्न किया। इसी स्थिति में जब मुराद खान खाना आदि यानी कि राय सिंह आदि ये जब अहमदनगर की ओर बढ़े तो चांद बीबी ने कुछ समय के बाद 1596 ईस्वी में शाही सेना से संधि कर ली। शाही सेना से संधि कर ली और संधि के अनुसार बहादुर को अहमदनगर का सुल्तान बनाना स्वीकार कर लिया। बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के साथ बरार का जो क्षेत्र था वो मुगलों को दे दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही यह संधि टूट गई और 2 मई 1599 में मुराद की अत्यधिक सुरापान के कारण मृत्यु हो गई तो अकबर ने अपने दूसरे पुत्र दानियाल को दक्षिण की ओर भेजा। सितंबर 1599 में वह स्वयं भी बुरहानपुर पहुंच गया। इस पर चांद बीबी ने अकबर के साथ सुलह वार्ता शुरू की और 3 जुलाई 1600 को जब चांद बीबी की हत्या हो गई तो राजकुमार दानियाल और राय सिंह इत्यादि को अहमदनगर जीतने में सफलता प्राप्त हुई। इस समय कुछ समय के लिए अकबर राय सिंह से नाराज हो गया। 1593 ईस्वी में अकबर ने जूनागढ़ यानी दक्षिणी काठियावाड़ का जो प्रदेश था वो राय सिंह को जागीर के रूप में दिया था और 1597 में जब अकबर राय सिंह से नाराज हो गया, इसका कारण था कि 1597 ईस्वी में राय सिंह को भटनेर जाना पड़ा। यहाँ अकबर का एक ससुर नासिर खां भी रुका हुआ था। नासिर खां ने जब किसी लड़की से छेड़छाड़ की तो राय सिंह के एक सेवक तेजा ने उसकी पिटाई कर दी
और नासिर ने दिल्ली पहुंचकर अकबर से तेजा और राय सिंह के बुरे व्यवहार की शिकायत की। उसकी शिकायत पर बादशाह ने राय सिंह से जवाब तलब किया और तेजा को सौंपने के लिए निर्देश दिया, लेकिन राय सिंह ने तेजा को छिपा दिया और बादशाह को कहला दिया कि तेजा कहीं भाग गया है। और इससे अकबर उससे नाराज हो गया और भटनेर की जागीर छीनकर राय सिंह के ही पुत्र दलपत सिंह को प्रदान कर दी। दलपत सिंह राय सिंह का विरोधी था और वह अनेक विरोधी कार्य कर चुका था। अब दलपत सिंह भटनेर को केंद्र बनाकर बीकानेर पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा और इसी से भयभीत होकर राय सिंह अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने गृह युद्ध को टालने की याचना की। अकबर ने उसे क्षमा कर दिया और उसे सौराष्ट्र और संपूर्ण काठियावाड़ की जागीर पुनः प्रदान कर दक्षिण जाने का आदेश दिया, लेकिन राय सिंह दक्षिण न जाकर बीकानेर में आराम करने लगा। तो बादशाह ने उसे दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा। अतः राय सिंह 6 जनवरी 1597 को राय सिंह दरबार में उपस्थित हुआ और बादशाह के कहने पर दक्षिण जाने के लिए तैयार हो गया। 1600 ईस्वी में अकबर ने उसे नागौर का परगना भी जागीर के रूप में दे दिया। 1601 में बादशाह ने राय सिंह को नासिर जाकर अबुल फजल की सहायता के लिए आदेश दिया। राय सिंह वहां पहुंचा, लेकिन कुछ समय बाद उसे सूचना मिली कि बीकानेर में अशांति फैल गई है, तो अकबर की आज्ञा से 22 अप्रैल 1601 ईस्वी को पुनः बीकानेर लौट आया। इससे ये पता चल जाता है कि राय सिंह चाहे कितना ही विश्वास पात्र क्यों नहीं था, लेकिन अकबर ने उसे भी नियंत्रित करने का प्रयत्न किया था और इसीलिए उसके विरोधी पुत्र दलपत सिंह को भटनेर की जागीर दे दी, जिससे कि राय सिंह सर्वोच्च न हो जाए। अकबर कुछ समय के पश्चात ही राय सिंह से प्रसन्न हो गया, उसकी नाराजगी खत्म हो गई और अकबर ने राय सिंह को 1603 में सलीम के साथ मेवाड़ अभियान के लिए भेजा, लेकिन सलीम फतेहपुर सीकरी में ही रुक गया और इस अभियान के लिए नहीं गया। साथ ही उसने अपनी जागीर इलाहाबाद में जाने की अनुमति मांगी। सलीम को बंदिश में रखने के लिए अकबर ने 1604 ईस्वी में शमशाबाद परगने के 2 हिस्से किए, शमशाबाद और नूरपुर, और ये दोनों हिस्से जागीर के रूप में राय सिंह को प्रदान कर दिए। इन परगनों की शासन व्यवस्था का उचित प्रबंध करके राय सिंह बीकानेर लौट आया। 22 सितंबर 1605 को जब अकबर बीमार पड़ गया और ये दिखने लगा कि वो अधिक दिन जीवित नहीं रहेगा, तो सलीम के पुत्र खुसरो, जो कि स्वयं उत्तराधिकारी बनना चाहता था, उसने अमीरों का समर्थन प्राप्त करना प्रयत्न शुरू किया। इधर सलीम के भी समर्थक आगरा में एकत्रित होने लगे और जब राय सिंह को आगरा पहुंचने का आदेश भिजवाया तो राय सिंह तुरंत आगरा आ गया, जिससे खुसरो को ये आभास हो गया कि उसके समर्थक कम हैं और वो वहाँ से निकल गया। जब जहांगीर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद राजा बना तो वह जहांगीर से राय सिंह से प्रसन्न था और इसीलिए राय सिंह का मनसब बढ़ाकर 5 हजारी कर दिया। इससे राय सिंह की प्रतिष्ठा बढ़ गई और जब कुछ समय के बाद खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया, तो जहांगीर खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए जब आगरा से चला, तो ऐसे अवसर पर उसने राय सिंह को ही आगरा में रखा और उसे हिदायत दी कि जब शाही बेगमों को बुलाया जाए तो वह उन्हें लेकर आ जाए। इकबालनामा और मासिर ए जहांगीरी से पता चलता है कि इस अवसर पर जहांगीर ने राजधानी की सुरक्षा के लिए जो समिति बनाई उसमें राय सिंह को भी नियुक्त किया गया। और जब जहांगीर ने राय सिंह को आदेश भिजवाया कि वह शाही बेगमों को लेकर उसकी सेवा में उपस्थित हो जाए, तो राय सिंह उसकी बेगमों को लेकर आगरा से रवाना हुआ। लेकिन मथुरा में उसे एक जैन साधु मिला और राय सिंह ने जब उससे पूछा कि जहांगीर का शासन कब तक चलेगा, तो जैन साधु ने उत्तर दिया कि अधिक से अधिक 2 वर्ष। राय सिंह ने उस साधु के कथन पर विश्वास किया और बिना शाही आज्ञा के बीकानेर चला गया और बेगमों को वहीं छोड़ दिया। जहांगीर ने उसको जो विश्वास जहांगीर के समय में राय सिंह को प्राप्त था, जहांगीर ने राय सिंह की अनुशासनहीनता मानी और लेकिन बाद में जनवरी 1608 में जब राय सिंह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ तो जहांगीर ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी पुरानी मनसब और जागीरें भी प्रदान कर दी।
इसी समय राय सिंह के पुत्र दलपत ने विद्रोह किया, आसपास के क्षेत्रों में लूटमार करनी शुरू कर दी और तो शाही सेना ने नागौर के पास दलपत को घेर लिया और 1608 ईस्वी में राय सिंह की सिफारिश पर दलपत को क्षमा कर दिया गया। राय सिंह को पुनः दक्षिण भारत जाने का आदेश दिया गया। जब राय सिंह अपने पुत्र सूर सिंह के साथ बुरहानपुर गया, वहीं वह अस्वस्थ हो गया और 22 जनवरी 1612 ईस्वी को राय सिंह की मृत्यु हो गई। राय सिंह ने 1570 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक शाही सेवा में कार्यरत रहा। शाही सेवा में कार्य करते हुए राय सिंह के कार्यों के कारण ही राय सिंह आमेर के कछवाहों के बाद राजस्थान के दूसरे वंश के अंतर्गत आता था, जिन पर मुगलों को अत्यधिक विश्वास था। इन्होंने भी आमेर के कछवाहों की भांति अपनी आंतरिक अव्यवस्थाओं का समाधान कर अपने राज्य की आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया था। मुगल दरबार में शाही सेवा में रहते हुए अनेक पदों पर और विभिन्न सैनिक अभियानों में राय सिंह ने अपना योगदान दिया था और इसीलिए इसकी गिनती अकबर के वफादार, पराक्रमी और कार्यकुशल नीति निपुण मनसबदारों में की जाती थी। अपनी योग्यता के बल पर ही राय सिंह अकबर का कृपा पात्र बना था और अकबर ने उसकी पदोन्नति करते हुए उसे 4000 का मनसबदारी बनाया। बाद में जहांगीर ने उसका मनसब 5000 कर दिया था। बंगाल से काबुल तक, कश्मीर से अहमदनगर तक मुगल साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए जो युद्ध लड़े गए, उनमें राय सिंह ने भाग लिया और अपने आप को एक कुशल सेनानायक सिद्ध किया। इसके साथ ही राजस्थान में भी उसने विभिन्न कार्य किए। राय सिंह में दूरदर्शिता का अभाव था और यही कारण था कि जहांगीर की विश्वास पात्र होते हुए भी उसने जहांगीर की अवज्ञा करने की कोशिश की। हालांकि बाद में जहांगीर ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी मनसब और जागीरें उसे प्रदान कर दी गई। राय सिंह कुशल प्रशासक, योग्य, साहसी, विश्वासपात्री और दानी था। कई बार जब सैनिक अभियानों में मनसबदार लूट का माल अपने पास रख लेते थे, राय सिंह ने इन साधनों से धन अर्जित तो किया, लेकिन अपने राज्य में मुक्त हस्त से दान भी किया। बीकानेर राज्य के ख्यातकारों ने उसकी दानशीलता का अतिशयोक्तिपूर्ण उल्लेख किया है और उसे दूसरा कर्ण कहा है। उदयपुर और जैसलमेर में अपने विवाह के अवसर पर राय सिंह ने चारणों आदि को मुक्त हस्त से दान दिया था, जिससे ये पता चलता है कि बीकानेर राज्य की आर्थिक समृद्धि बढ़ रही थी और इसी का फायदा राय सिंह को हुआ था। राय सिंह साहित्य का जानकार था, संस्कृत और भाषा का प्रकांड पंडित और कवि था। उसने राय सिंह महोत्सव नामक वैद्यक और ज्योतिष रत्नमाला नामक ज्योतिष ग्रंथों की भाषा टीका की रचना की थी। राय सिंह महोत्सव में उसने बीकानेर के राजघराने का राव सिंहा के समय से संस्कृत के श्लोकों में जो विवरण दिया गया है उसका वर्णन किया और ज्योतिष रत्नमाला, जिसकी रचना श्रीपति ने लिखी, उसकी टीका उसने लिखी है। उसका नाम उसने बाल बोधनी लिखा था। राय सिंह के शासनकाल में किसी अज्ञात कवि ने राजा राय सिंह री वेल नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें गुजरात की लड़ाइयों के दौरान राय सिंह की सूरवीरता और रणकौशल का यशोगान किया है। राय सिंह का छोटा भाई था पृथ्वीराज और उसने भी वेल कृष्ण रुक्मणी री की रचना की, जो डिंगल साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है। राय सिंह के शासनकाल में ही ज्ञानविमल नामक एक जैन साधु विद्वान ने बीकानेर में रहते हुए महेश्वर रचित शब्द भेद की टीका लिखी। राय सिंह ने बीकानेर दुर्ग के भीतर बृहद प्रशस्ति खुदवाई, जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। राय सिंह को भवन निर्माण में भी गहरी रुचि थी। बीकानेर के वर्तमान दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने करवाया, जिसके निर्माण में उसे 5 वर्ष लगे और यह कार्य उसके मंत्री कर्मचंद की देखरेख में पूरा हुआ। किले में अनेक सुंदर भवन, बगीचे और सुदृढ़ दीवारों का निर्माण कराया गया। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग की दीवारों के चारों तरफ चौड़ी खाई का निर्माण करवाया गया। राय सिंह द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई बृहद प्रशस्ति से में दुर्ग के सभी प्रमुख भवनों का विवरण पढ़ने को मिलता है। दुर्ग के भवन राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर राज्य की समृद्धि का संकेत देते हैं। राय सिंह धार्मिक वृत्ति का राजा था। उसने दुर्ग में अनेक मंदिरों का भी निर्माण करवाया और उसके राज्य में अनेक अन्य धर्मावलंबियों को भी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर राज्य में अनेक जैन मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार हुआ।
हालांकि राय सिंह को अपना अधिकांश समय राज्य के बाहर व्यतीत करना पड़ा, क्योंकि वो शाही सेवा में था और यही कारण था कि उसके शासन का संपूर्ण भार उसके मंत्री करमचंद के कंधों पर था। और यही कारण था कि करमचंद ने अपने राजा राय सिंह को हटाकर दलपत को सिंहासन पर बिठाने का षड्यंत्र रचने लगा। लेकिन बाद में करमचंद अकबर की शरण में चला गया, जिससे उसके प्राण बच गए। फिर भी राय सिंह एक नम्र स्वभाव का व्यक्ति था और इसीलिए अपने प्रजा के कष्टों को दूर करने की निरंतर प्रयत्न करता रहता था। मुगलों के साथ सहयोग की नीति का उसने पालन किया। वह अपने बीकानेर का एक अच्छा और सुयोग्य शासक सिद्ध हुआ। धन्यवाद।